नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की काफी क्वेरी आई है और बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही गिर चुका है। पिछले एक वीक में पूरे ईएमएस सेक्टर में भारी गिरावट आई है। तो इसमें अगर आप देखें, जस्ट टू शो यू हियर कि किस तरह से गिरावट आई है। अगर आप देखें पिछले, अगर आप एक महीने में बात करें तो देखिए सिरमा 9% गिरा है, फिर डिक्सन 16%, 17% गिरा है, केन्स टेक्नोलॉजी 40% गिरा है, एम्बर 6% गिरा है। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही भारी गिरावट है। और यहाँ से अभी डिक्सन में क्या करना है, लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, पूरा डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में, आई टू आंसर दैट। तो केन डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। बाय द वे, केन्स टेक्नोलॉजीज का कल मैंने वीडियो रिलीज किया था, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने बताया था कि उसमें करना क्या है। सो टॉकिंग अबाउट डिक्सन टेक्नोलॉजी, देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी हमें पता है कि किस तरह से वो भागा है, जबरदस्त रिटर्न दिया है ओवर द टाइम। लेकिन अभी ये आप देख रहे हो कि जिस तरह से नो पिछले नो एक महीने से ये स्टॉक बहुत ही गिर रहा है। और अगर आप देखो तो वन ऑफ द मेन रीजन इज द वैल्यूएशन। क्योंकि जैसे केन्स टेक्नोलॉजीज की हमने कल बात की थी कि काफी मैनेजमेंट इश्यूज हुए और अकाउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, उसके वजह से वो स्टॉक गिर रहा है। और उसके वजह से काफी ईएमएस स्टॉक्स भी गिरे। तो ये देखिए कि आप, अगर हम लोग पी रेशियो भी देखेंगे, ये एक समय पे 212 था। ये बात कर रहा हूं मैं अक्टूबर 24 की, यानी एक साल पहले की ऑलमोस्ट। और तब बहुत था, अभी वो धीरे धीरे नीचे होके आप ऑलमोस्ट देखो 64 के आसपास आ गया है अभी। ओके, आई थिंक 57, सॉरी। और ये वन ऑफ द रीजन इसकी इसका है ना, अगर आप देखो तो ईपीएस बढ़ा है। जैसे ईपीएस आपका बढ़ता है, आपका पी रेशियो नीचे आता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि आप देखो कि पी रेशियो काफी नीचे आया है। तो वो वैल्यूएशन एक थोड़ा कंफर्ट होता है। इसमें दो दो रेशियो देखना है, एक तो पी रेशियो देखना है और दूसरा है आपका ईवी बाई ईबिटा। ईवी बाई ईबिटा भी देखे तो एक समय पे ये 108 के आसपास था, जो बहुत ही हाई था। अभी वो काफी हट के नीचे आ गया है काफी। और अभी अगर आप ये देखें तो ये ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 31 के आसपास है अभी आज। 31, यस 31। तो आप देखिए कि किस तरह से ईवी बाई ईबिटा आ गया है नीचे। आप बोलोगे तो अपन क्या क्या रेशियो होना चाहिए ईवी बाई ईबिटा। देखो मोस्टली अगर 18 से 25 होगा ईएमएस सेक्टर का, वो बहुत ही अच्छा गिना जाता है। ये धीरे धीरे आ रहा है उसके पास। ओके, पी रेशियो भी आप देखिए, ये ऑलमोस्ट आप 57 के आसपास आ गया है। अब देखिए यार, ये कंपनी जबरदस्त ग्रो कर रही है। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि सेल्स कितने से ग्रो हो रहा है, 3 साल से 54%, प्रॉफिट ग्रोथ 60%। तो भाई प्रीमियम तो मिलेगा ना। आप ऐसा बोलोगे कि इसको प्रीमियम ही नहीं मिलना चाहिए, कुछ 25-30 के पी पे चलना चाहिए, वो होगा नहीं। इस स्टॉक को प्रीमियम मिलेगा क्योंकि उस तरह से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो हो रही है। तो प्रीमियम मिलना जायज है। लेकिन तो गिर क्यों रहा है? गिर इसलिए रहा है कि पूरा ईएमएस सेक्टर गिरा है। जैसे मैंने बोला, केन्स की वजह से अभी पूरा ईएमएस सेक्टर में फ्लो नीचे जा रहा है। जब तक मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो अभी आज का प्राइस, मार्केट तो चालू हो गया है, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट। आज वहीं का वहीं है, कल 8% गिरा था। तो अभी क्या करना चाहिए, दैट इज द मेन क्वेश्चन। और यहाँ से क्या आउटलुक लग रहा है, तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। और स्टॉक अच्छा है अभी। देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से किस तरह से ग्रो हो सकता है, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से हो सकता है। देखिए ईएमएस सेक्टर में जो मार्जिन होता है बहुत थीन होता है। अगर मार्जिन अगर आप देखोगे, आई जस्ट शो इट यू हियर। ठीक है, ये देखिए कि आप देखिए कि मार्जिन कितना है। मार्जिन ऑलमोस्ट आपका नो ऑलमोस्ट 4 से 5% से अराउंड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो उसके वजह से कोई भी कॉस्ट इन्फ्लेशन आता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो इस कंपनी में जो इश्यूज हुए थे, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वैल्यूएशन एक कंसर्न था कि बहुत ज्यादा है। दूसरा, केन्स टेक्नोलॉजी गिर रहा था, तो उसके वजह से ये डिक्सन, बाकी सब ईएमएस भी काफी गिरे थे। तीसरा एक चीज है, लीगल केस। वीवो का एक लीगल केस चल रहा है जिसके वजह से ना उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है गवर्नमेंट से। अभी डिक्सन और वीवो के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने वीवो को किया है। और वीवो एक वन ऑफ अ वेरी वेरी प्राइम कस्टमर है डिक्सन का। इसलिए अगर वीवो में आगे जाके प्रॉब्लम होता है या उनकी स्क्रूटिनी बढ़ती है या तो उनका कहीं ना कहीं ऑर्डर यहाँ कम होते हैं, तो डिक्सन को इनडायरेक्टली प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से कह सकते हैं कि ना इसको इम्पैक्ट आ रहा है, अभी डिक्सन को इम्पैक्ट आ रहा है वीवो के केस वजह से। अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है।
तो शायद ऐसा हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट कहे कि भाई नहीं, ये आप इतना नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो अभी देखना पड़ेगा, अभी तो चल रहा है। लेकिन हाँ, उनका 35 to 38% जो डिक्सन का जो रेवेन्यू है वो विवो से आ रहा है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ की रीजन ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। अगर आप लोग इबिटा मार्जिन की बात करें, जैसे मैंने बोला ना कि इबिटा मार्जिन बहुत ही फ्लैट होता है इनका। ओके, और वो इबिटा मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर था उतना अच्छा नहीं था, तो वहां अगर थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगा तो फायदा होगा, तो वो भी एक अनदर रीजन था। दूसरा, जो एफआईआई है ना, ऑलमोस्ट 5,700 करोड़ का मिड कैप में और नो लार्ज कैप में स्पेसिफिक, जहां जहां वैल्यूएशन हाई ना, ऑलमोस्ट सेलिंग किया है। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से ये स्टॉक गिरा है। लेकिन क्या ये रीजन इतने बड़े हैं जिसके वजह से ये स्टॉक यहाँ तक रहेगा? देखो, वो तो पर्सपेक्टिव का है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीजन इतने भी बड़े नहीं है। हाँ, एक वीवो का मटेरियल इम्पैक्ट आ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंपनी, अगर जैसे मैंने बोला कि ये वैल्यूएशन, वापिस हम लोग वहां जाते हैं, तो ये वैल्यूएशन का अगर आप देखेंगे अभी, तो जैसे पी ऑलमोस्ट 57 है, ओके, 60 का पी है। और ईवी बाई ईबिटा अगर आपका देखेंगे तो ये आपका 57 के आसपास है। अगर उस लेवल, सॉरी, ईवी बाई ईबिटा आपका, जस्ट मिनट, आई जस्ट चेक अगेन, तो ऑलमोस्ट 31 के आसपास है। अगर इस लेवल पे चाहिए, अगर आपको सस्टेन करना है, आपका मिनिमम 30% से रेवेन्यू ग्रोथ और 35% से प्रॉफिट ग्रोथ पीछे नेक्स्ट 2 साल में होना चाहिए। चांसेस है इसका होगा। क्यों? क्योंकि ईएमएस सेक्टर एक ओवरऑल डिमांड में है, काफी डिमांड में है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ के कहते हैं ना कि, क्योंकि क्या होता है कि जो ओईएम होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, तो उनके पास इतना नो, उनको प्लांट नहीं लगाने होते हैं ऑल दैट, तो वो क्या कहते हैं, इन सबको देते हैं और वो पूरा सप्लाई चेन रख करके और कहते हैं ना कि पूरी लाइन सेटअप करके वो प्रोडक्शन करते हैं। तो वो चांसेस और है कि आगे जाके इनका बढ़ेगा, ओके, रेवेन्यू बढ़ेगा, और वो तो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक जो दिक्कत आ रही है, जो वो होती है पीएलआई स्कीम के वजह से। पीएलआई स्कीम की काफी हद तक मोबाइल एंड ऑल दैट नो एक आध साल में वो खत्म हो रही है। तो वो पीएलआई स्कीम का इम्पैक्ट किस तरह से है, वो एक थोड़ा देखना पड़ेगा इस कंपनी पे। क्योंकि अभी तक क्या होता है, पीएलआई स्कीम की वजह से ये सब कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही थी, उनको बेनिफिट में, तो इनको क्या होता है कि डायरेक्टली ये जो मार्जिन्स में है ना, मार्जिन में डायरेक्टली इनको फायदा हो जाता है कि पीएलआई स्कीम की वजह से उनको उतना बेनिफिट मिलता है, उनकी सब्सिडी मिलती है। तो वो एक आपको देखना पड़ेगा कि पीएलआई स्कीम अगर बंद होती है, समझ लो मोबाइल में बंद हुई, तो आगे जाके वो कैसे मार्जिन बढ़ेंगे। तो मार्जिन दो तरह से इनके बढ़ सकते हैं। एक होता है मार्जिन आपका कह सकते हैं कि ओवरऑल खुद के प्रोडक्ट्स यानी देखो उनके पास वो सप्लाई चेन और वो सब उनके पास है, करेक्ट। तो जो उनसे ओईएम से आया कि भाई इस तरह से उनको प्रोडक्शन करने हैं, उसमें खुद के प्रोडक्ट्स भी वो अगर अप्रूवल ले ले ओईएम से और डालते, और उसमें मार्जिन ज्यादा, तो मार्जिन बढ़ सकता है। तो ये जो 4% ऑपरेटिंग मार्जिन है, 5% वो बढ़ के हो जाता है, और जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो भी धीरे धीरे आपकी बढ़ सकती है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि किस तरह से वो अपने खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो उनका मार्जिन बढ़ सकता है। तो वो एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट और वो सब हमें पता है 2-3% ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सब की वजह से क्या होता है, तो इनका देखो, इसमें 1% भी अगर चेंज आ गया ना मार्जिन में, तो सडनली ये स्टॉक तुरंत बहुत ऊपर जा सकता है। तो वो एक आगे जाके आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी हुआ है, कि भाई ये सब थोड़ा कह सकते हैं ना कि एक सेक्टर, एक कंपनी की वजह से हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगा। अगेन, मैं ऐसा आप बोलोगे तपन क्या करना चाहिए वो बताए। देखिए, यहाँ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगेन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप लोगों को, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं। और ये स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो मेरी खुद के पास है, हमारे क्लाइंट के पास है, कभी सजेशन दिया हो सकता है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ सब कुछ अपने नॉलेज के बेस पे करना है और अपने फाइनेंस एडवाइजर को पूछ के करना है। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो गाइस, तो मैंने एक लिंक दी है जहाँ आपको 20% ऑफ देगा मिलेगा कॉम्बो 25 यूज करके। तो वो आप जरूर यूज कीजिएगा हमारे पोर्टफोलियो की सर्विस के लिए, पोर्टफोलियो बिल्डर के सर्विस के लिए। अब आप बोलोगे तो अपन करना क्या है भाई, वो बताओ। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वैल्यूएशन एक डिसेंट लेवल पे आ रहा है, करेक्ट, कहीं ना कहीं आसपास स्टेबलाइज होगा।
और ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। सो मेरे हिसाब से चीजें इतनी खराब नहीं हुई है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर एंड बेटर। वैल्यूएशन का जो डिस्कम्फर्ट था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो वो चीज आप ध्यान में रखें जब इस कंपनी में आप पोजीशन ले। जैसे मैंने बोला, खुद का एनालिसिस करके आपको लेना है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ईएमएस के अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन है जरूर डालिएगा, और जैसे मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दूंगा। और जैसे मैंने बोला है, आप हमारे कूपन कोड करके यूज करके हमारी सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.